हे एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शकुंतला गर्ग क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इससे पहले हमने इनकम टैक्स सीरीज शुरू किया हुआ है और बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं, जिसके अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी भी आता है और बाकी के अदर टॉपिक्स भी। अगर आपने वो नहीं देखी है और आपको वो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं तो आप मेरे वीडियो पर जाकर मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको इनकम टैक्स सीरीज के नाम से पूरी प्लेलिस्ट दिखेगी और आप जो है सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए, आपको पता है कि हमने जो है इनकम टैक्स के अंदर हमारी जो इनकम है उनको 5 हेड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो 5 हेड्स के अंदर आपका सबसे पहला हेड आता था इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और सैलरी हेड जो है वो सेक्शन 15 और सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 की बात करता है। लेकिन अगर हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी आपके कौन से सेक्शन की बात करेगा? ये सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक की बात करेगा आपका हाउस प्रॉपर्टी। इसके अंदर बेसिकली देखिए होता क्या है, सेक्शन 22 से 27 की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपके आते हैं ये सारे सेक्शन। एक सेकेंड, यस। तो इसके अंदर आपके आते हैं ये सब सेक्शन, जिसके अंदर सबसे पहला आता है सेक्शन 22, जिसको हम चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं इनकम टैक्स का। उसके बाद में सेक्शन 23 क्या बताता है? डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू जो होती है, जिसको हम अभी देखेंगे एनुअल वैल्यू क्या है, एनुअल वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करना है, वो हम बात करते हैं सेक्शन 23 में। सेक्शन 24 डिडक्शंस के बारे में बताता है। इसके अंदर 24A और 24B की डिडक्शंस जो है वो दी जाती है। 24A के अंदर आपकी एनुअल वैल्यू की 30% डिडक्शन होती है और बी के अंदर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन होती है। ये हम आगे देखेंगे। फिर सेक्शन 25 बात करता है इंटरेस्ट नॉट डिडक्टेबल की। सेक्शन 25A बात करता है टैक्सेबिलिटी ऑफ अरियर ऑफ लैंड रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट। सेक्शन 26 बात करता है ऑन प्रॉपर्टी के बारे में और सेक्शन 27 बात करता है डीम्ड ओनरशिप की। तो ये सारे सेक्शन हमें जो है अपने हाउस प्रॉपर्टी में कवर करने हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इनको कवर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आपका हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है क्या। तो चलिए देखते हैं इसको। तो अगर हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो इनकम जो कि कोई पर्सन अर्न करता है, जो कोई असेसी अर्न करता है किसी बिल्डिंग और लैंड अटैच्ड टू द बिल्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप जो है किसी घर में रह रहे हो, आपका ये आपका घर है, ठीक है, बहुत अच्छा आपका घर है, उसके अंदर आप रह रहे हो। तो उस बिल्डिंग की जो भी आपकी इनकम होगी, अगर आपने ये बिल्डिंग लेट आउट किया है, इसका मतलब आपने ये बिल्डिंग रेंट पर दे रखी है, तो रेंट पर दे रखी है तो आपको इसके ऊपर रेंट मिलेगा ना। तो रेंट से जो इनकम जनरेट होती है उसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए इस बिल्डिंग के साथ, आपकी ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के साथ कोई यहाँ पर लैंड है। होता है ना हमारे घरों में कि ये मेरा घर बना हुआ है, यहाँ पर हमने जो है पार्किंग के लिए स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पर मैंने जो है अपना कुछ भी खेती किया है, खेती का मतलब मैंने कोई घास वगैरह उगा रखी है। तो ये जो वेकेंट अगर इसके साथ कोई जमीन है, कोई भी लैंड है जो कि आपकी बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है, तो वो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आती है। क्लियर? तो इसके अंदर क्या होता है कि अकेली अगर मैं बात करूं, अकेले अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग की, अगर बिल्डिंग की बात करते हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी होती है। बट अकेले लैंड की बात करते हैं, कहीं खाली जमीन पड़ी है और मैंने वो किसी को किराए पर दे दी कि चलो इसके ऊपर आप अपनी पार्टी कर लो, बर्थडे पार्टी कर लो अपने बच्चे की, या कहीं की शादी कर लो, तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं कहलाएगी। या बिल्डिंग और लैंड अगर है, बिल्डिंग के साथ कोई लैंड अटैच है, वो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी होगी। लेकिन लैंड और बिल्डिंग अगर है, लैंड और बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि इतनी सारी आपकी ये खाली जमीन है, इसके साइड में आपने एक छोटा सा घर बना रखा है, कोई फार्म हाउस बना रखा है, तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में ये लैंड नहीं आएगी। सिर्फ ये जो घर बना रखा है सिर्फ ये आएगा, ये लैंड आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी। तो लैंड और बिल्डिंग अगर है तो वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बट बिल्डिंग और लैंड है तो वो हाउस प्रॉपर्टी होगी, अकेली बिल्डिंग है तो हाउस प्रॉपर्टी होगी। क्लियर? इतना हमें समझ में आया। अब आगे बात करते हैं। देखिए, एसेंशियल कंडीशंस होनी क्या चाहिए किसी भी इनकम, अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनानी है, किसी भी बिल्डिंग से कोई इनकम हो रही है और अगर आपको उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनानी है तो उसके अंदर एसेंशियल कंडीशन क्या है? सबसे पहली तो यही कि बिल्डिंग होनी चाहिए और लैंड अपॉर्टेंट टू बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग जरूर होनी चाहिए, उसी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। या फिर बिल्डिंग के साथ अगर कोई लैंड अटैच्ड है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने कोई गार्डनिंग कर रखी है साइड में, आपने कोई पार्किंग का स्पेस छोड़ रखा है अपनी बिल्डिंग के जस्ट साइड में, तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मान ली जाएगी। सेकेंड, द असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि वो जो बिल्डिंग है, वो जो घर है, वो ओनर होना चाहिए, जो असेसी है वो उसका ओनर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद उसने किसी और से रेंट पे लिया और फिर उसने आगे उसको रेंट दे दिया, तो ऐसा नहीं होगा, कि वो उसका ओनर होना चाहिए। थर्ड, प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन बाय द ओनर। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मेरा ये घर है, ठीक है, और मैंने इस घर के अंदर क्या किया, अपना कोई ऑफिस खोल रखा है। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पर अपना ऑफिस खोल रखा है, ऑफिस का काम करता हूँ, तो ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। इसको मैं पीजीबीपी में लेकर चलूंगी कि ये मेरी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, ना कि मेरी हाउस प्रॉपर्टी की। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये पीजीबीपी के लिए नहीं, इस प्रॉपर्टी के ऊपर या तो वो खुद रह रहा है
खुद रेजिडेंस पर्पज के लिए यूज कर रहा है या फिर इसने आगे इसको क्या किया है, लेट आउट किया है, तो ही ये प्रॉपर्टी आपकी हाउस प्रॉपर्टी की मानी जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट इसमें क्या आता है, इनकम मस्ट अराइज फ्रॉम ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। यस, इनकम जो होनी चाहिए वो उस वजह से अराइज हो क्योंकि आपके पास उसकी ऑनरशिप है, कि आप उस घर के मालिक हो, इस वजह से आपको उसके ऊपर इनकम मिल रही है। तो लास्ट कंडीशन ये होनी चाहिए। मतलब क्या है, किसी भी घर को, किसी भी बिल्डिंग को हाउस प्रॉपर्टी कब माना जाएगा, एक तो क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग होनी चाहिए और या फिर उसके साथ कोई अटैच लैंड हो। सेकंड, असेसी उसका ऑनर होना चाहिए। थर्ड, कि वो जो प्रॉपर्टी है वो पीजीबीपी के लिए यूज ना की गई हो। एंड द फोर्थ इज व्हाट, कि इनकम जो है वो ऑनरशिप की वजह से ही आ रही हो, तभी वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। क्लियर? अब देखो इसको ना हम एक एग्जांपल से समझेंगे बहुत अच्छे से। मान लीजिए कोई पर्सन है, ये देखो इसका मैंने यहाँ पे ना अटैच किया हुआ है ये फोटो, इसमें समझते हैं। यस, देखिए इसके अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए के पास 6 घर है, कितने, 6 हाउसेज है उसके पास। हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 6 घर हो सकते हैं। मान लो मैंने अलग अलग जगह पर जो है बिल्डिंग्स खरीद रखी है, घर ले रखे हैं, तो मेरे पास 6 घर हो सकते हैं। अब इन 6 घर में से पहला जो हाउस है उसके अंदर मैंने अपना ऑफिस बना रखा है, ठीक है। पहले हाउस में मैंने अपना ऑफिस बना रखा है। दूसरा जो हाउस है उसके अंदर वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब उसमें मेरे मॉम डैड रहते हैं, मेरे पेरेंट्स रहते हैं उस घर में, ठीक है। थर्ड हाउस जो है उसमें मैं खुद रहती हूँ, मैं खुद वहाँ रह रही हूँ, ठीक है, वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। फिर फोर्थ जो हाउस है वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बट मैंने वो अपने गेस्ट के लिए रखा हुआ है, गेस्ट के लिए, क्योंकि अब गेस्ट लोग आएंगे उनको भी तो कहीं रुकाना पड़ेगा ना। अब ये जो हाउसेस की मैं बात कर रही हूँ ये जरूरी नहीं है एक साथ हो, ये जरूरी नहीं है अलग अलग हो, क्योंकि अगर ये आप मान लीजिए एक आपने पूरा बिल्डिंग ले रखी है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, तो भी वो अलग अलग हाउसेस ही माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स पर्पज। ओके, तो ये हाउसेस आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, बहुत दूर दूर भी हो सकते हैं, पास पास भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए फोर्थ हाउस जो वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बट वो मैंने गेस्ट के पर्पज से लिए रखा हुआ है। एंड फिफ्थ हाउस जो है वो मैंने क्या कर दिया, लेट आउट, वो मैंने किराए पर दे दिया। और सिक्स्थ वाला जो है वो भी मैंने क्या कर रखा है, किराए पर दे रखा है, ठीक है। अब बात ये आती है, पहला घर जिसके जो मैंने लिया है और जहां पर मैंने अपना ऑफिस बनाया है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होती, वो आपकी पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की। फिर बात करते हैं सेकंड घर की। सेकंड घर जिसके अंदर मैं रह रही हूँ का मतलब मेरे पेरेंट्स रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वो क्या होगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड जो घर है वो क्या होता है आपका, एग्जाम्प्ट होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, तो वो आएगा हाउस प्रॉपर्टी में, बट वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो क्या होगा आपका, एग्जाम्प्ट होगा। क्लियर? ओके। फिर आता है थर्ड हाउस प्रॉपर्टी जिसके अंदर मैं खुद रह रही हूँ। अब वो भी मैं खुद रह रही हूँ, सेल्फ है, तो वो क्या होगा, वो भी हाउस प्रॉपर्टी में आता है, बट वो भी क्या होता है आपका पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होता है। क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। फिर जो फोर्थ हाउस है जो मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड ही है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब मैंने अपने गेस्ट के लिए रखा है, पर है तो मेरा ना, मैंने कहीं रेंट पे तो नहीं दिया हुआ। तो क्या होता है, इनकम टैक्स बोलता है कि अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो सिर्फ 2 प्रॉपर्टी तक ही क्या होगी, वो एग्जम्प्ट होगी। 2 प्रॉपर्टी तक आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन अगर उसके ज्यादा आपके पास प्रॉपर्टी है तो वो क्या मान ली जाएगी, वो आपकी डीम्ड टू बी लेट आउट मान ली जाएगी। डीम्ड टू बी लेट आउट मतलब आपने किराए पर दी नहीं है, बट उसको ऐसा माना जाएगा कि आपने उसे किराए पर ही दे रखा है, और ऐसा मानकर उसके ऊपर क्या किया जाएगा, टैक्स लगेगा, उसको उसकी आपको एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर? फिर आता है फिफ्थ हाउस जो कि क्या कर रखा है, मैंने लेट आउट किया हुआ है, उसके ऊपर मेरे को रेंट आ रहा है अच्छा भरा, तो ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और ऑब्वियसली टैक्सेबल होगी। फिर आता है सिक्स्थ हाउस, ये भी मैंने क्या कर रखा है, लेट आउट कर रखा है। क्या कर रखा है, लेट आउट। अब चाहे ये जो लेट आउट मैंने किया है इसके ऊपर कुछ भी काम हो रहा हो, मेरे लिए वो लेट आउट प्रॉपर्टी ही है और वो भी आपकी क्या होगी, टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी और टैक्सेबल किया जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट चलता है कि आपके पास जो घर है तो ये जरूर देखना है कि वो ऑफिशियल पर्पज के लिए ना हो, क्योंकि अगर ऑफिशियल पर्पज के लिए होगा तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी, और आप अगर उसमें खुद रह रहे हो तो वो 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर? ओके। अब बात आती है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी कितनी तरह की होती है, जैसे अभी हमने बात की, हाउस प्रॉपर्टी होती है हमारी 2 तरह की, एक होती है लेट आउट प्रॉपर्टी, एक होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट जो हमने दूसरे पर्सन को रेंट पर दे दी, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसके अंदर मैं खुद रह रही हूँ। तो लेट आउट प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा टैक्सेबल होती है। क्या होती है, हमेशा टैक्सेबल होती है, हाउस प्रॉपर्टी उसे माना जाता है और वो हमेशा टैक्सेबल होगी। बस बात आती है जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो घर जिसमें मैं खुद रह रही हूँ, तो अब उसमें ये बात आता है कि अगर वो घर है जिसके अंदर आप खुद रह रहे हो, या फिर वो घर जिसके अंदर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम जनरेट हो रही है। अगर तो आप खुद रहते हो तब तो क्या होगा, आपको ये देखना है 2 से ज्यादा घर है तो क्या करोगे, और 2 घर है तो क्या करोगे। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसमें वो रेजिडेंस पर्पज के लिए है, रहने के लिए है, किसी को किराए पर नहीं दे रखी, अगर 2 एसओपी है मतलब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वो क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। लेकिन अगर 2 से ज्यादा आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसको क्या ट्रीट कर लिया जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी ट्रीट करके उसको क्या कर दिया जाएगा, टैक्सेबल कर दिया जाएगा। क्लियर?
एंड अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है लेकिन आपने बिजनेस के लिए उसे यूज किया है तो ऑब्वियसली आप उसे क्या करोगे, हाउस प्रॉपर्टी में इग्नोर करोगे, क्योंकि ये तो आपका टैक्सेबल कहाँ होगा, पीजीबीपी में जाकर टैक्सेबल होगा, यहाँ नहीं टैक्सेबल होगा। क्लियर हुआ टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के बारे में? ओके। फिर उसके बाद में अब आता है कुछ अजम्पशंस है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो कुछ अजम्पशंस है जिनको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में नहीं लिया जाता, जिनको नहीं टैक्सेबल किया जाता हाउस प्रॉपर्टी मानकर। तो वो क्या क्या आपके अजम्पशन है? सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, अभी अभी हमने बात किया कि अगर दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वो क्या होती है, आपकी एग्जम्प्ट होती है, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो यही उसने बोला, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो कि ऑनर खुद यूज कर रहा है अपने रहने के लिए तो उसकी एनुअल वैल्यू हमेशा नील होती है, इसलिए कोई भी इनकम उसकी टैक्सेबल नहीं होती है। और यहाँ पर लिखा हुआ टैक्स पेयर जो है वो कम से कम सिर्फ 2 ही हाउसेस जो है मिनिमम मैक्सिमम 2 ही हाउसेस को क्या कर सकता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकता है। उसके बाद जितने भी उसके हाउसेस होंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले वो सारे डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स। ओके। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, प्रॉपर्टी यूज फॉर ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अभी हमने बात की अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो तो वो भी आपकी क्या होगी, यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। जैसे कि कोई शॉप बिल्डिंग है जो कि ऑनर यूज कर रहा है अपने बिजनेस के लिए तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। देन आता है थर्ड, वन पैलेस ऑफ एक्स रूलर। देखिए क्या होता है, आपको पता है जो पहले राजा महाराजा थे उनके भी तो अभी तक महल है ना, और जो आज भी सुरक्षित रखे गए हैं, तो उनके पास तो कितने कितने महल होते थे। तो यहाँ पर अब ये बोला गया कि उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करे। तो यहाँ इनकम टैक्स ने बोला कि अगर कोई भी एनुअल वैल्यू है वन पैलेस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एन एक्स रूलर इज एग्जम्प्ट, मतलब अगर कोई भी पुराने राजा महाराजाओं का कोई भी महल है तो 1 पैलेस तक क्या होगा आपका एग्जम्प्ट, 1 पैलेस आपका एग्जम्प्ट होगा, और उससे ज्यादा अगर कोई भी पैलेस होगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और कंडीशन इसमें क्या है, पैलेस मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय द एक्स रूलर हिमसेल्फ, कि जो पैलेस है जो महल है वो उसके मतलब पुराने रूलर राजा के पास हो या फिर किसी उनके जो भी एंसेस्टर है, जो भी उनके फिर आगे कोई ना कोई तो इनहेरिटेंट होगा ना, उनके हाथ में हो। अब जैसे आजकल ये जो महल वगैरह होते हैं इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी शूटिंग होनी है, फिल्म की शूटिंग के लिए इसको यूज़ कर लिया जाता है। मोस्टली फिल्म शूट ही यहाँ पर होती है, ठीक है, अदरवाइज और किसी पर्पज़ के लिए इनको यूज़ नहीं करते हैं। तो उनकी मेंटेनेंस वगैरह करना भी कितना मुश्किल है। अब आप मान लीजिए एक बात करते हैं, जैसे कि क्या है, अगर हम एक्स रूलर के 1 पैलेस की बात कर रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए कोई पुराने राजा महाराजाओं का कोई एक महल है, अब उसका मेंटेनेंस करना कितना मुश्किल है। तो अब क्या होता है, अब कोई भी इसकी मेंटेनेंस करना खुद से कितना महंगा पड़ेगा, कितना मुश्किल होगा, तो वो क्या करते हैं, इसको लेट आउट करना ही ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि अगर इसको लेट आउट कर देंगे तो अपने आप इसकी मेंटेनेंस होती रहेगी। और लेट आउट बेसिकली कहाँ होता है, आजकल जो ये फिल्म की शूटिंग होती है ना, वहाँ पर इसको लेट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी। जो भी हमारी लोकल अथॉरिटी है उनकी कोई प्रॉपर्टी अगर है, जैसे इनकम हो रही है किसी भी हाउस प्रॉपर्टी से जो कि लोकल अथॉरिटीज के द्वारा ओन्ड की गई है। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, तो ये सारी भी एग्जम्प्ट होती है। और ये सब हम जो है एग्जम्पशंस के अंदर पढ़ चुके हैं सेक्शन 10 क्लॉज 20 के अंदर। फिर उसके बाद में आता है प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। कोई भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्जम्प्ट होगी अगर वहां पर क्या हो रहा है, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन से जो वो जुड़ी हुई है, मतलब कि वहां पर अगर साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कुछ भी अगर काम हो रहा है तो वो क्या होगी, आपकी एग्जम्प्ट होगी। और ये कहाँ मेंशन है, सेक्शन 10 क्लॉज 21 के अंदर मेंशन है। देन आता है प्रॉपर्टी इनकम ऑफ न्यूज एजेंसी। जो हमारी न्यूज़ एजेंसी है, जो कोई भी न्यूज़ एजेंसी उनकी कोई प्रॉपर्टी है उससे अगर इनकम जनरेशन हो रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि वो किसके लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। और बिजनेस के लिए अगर कोई इनकम यूज़ हो रही है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं हो सकती। और ये कहाँ कवर किया गया है, सेक्शन 10 क्लॉज 22 बी के अंदर। फिर आता है प्रॉपर्टी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ऑब्वियसली बात है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो ये मेरा एक तरह से बिजनेस हुआ ना, तो ये मैं हाउस प्रॉपर्टी में कैसे ले सकती हूँ, यहाँ तो मेरी कहाँ जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस है मेरा और यहाँ से मुझे इनकम जनरेशन हो रही है, तो मैं कहाँ टैक्सेबल करूँगी, पीजीबीपी में। और ये कहाँ कवर हो रहा है, सेक्शन 10 क्लॉज 23 सी के अंदर हो रहा है। इसके बाद में आता है प्रॉपर्टी ऑफ हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन। कोई भी इनकम हो रही है हाउस प्रॉपर्टी किसी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, वो भी एग्जम्प्ट होगी इफ दे एग्जिस्ट सोलली फॉर फिलैंथ्रोपिक पर्पस। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अगर फिलैंथ्रोपी पर्पस होता है बेसिकली कि जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो, गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हो, जिनके पास पैसा नहीं है उसकी हेल्प कर रहे हो, तो उस पर्पस के लिए अगर कोई भी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है तो उससे अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेशन होती है तो वो भी क्या होगी, आपकी पूरी की पूरी टैक्स फ्री होगी, एग्जम्प्ट होगी। देन उसके बाद में आता है आपकी कोई प्रॉपर्टी है ट्रेड यूनियन की, उससे अगर कोई इनकम जनरेशन हो रही है तो वो भी आपकी एग्जम्प्ट है। कोई प्रॉपर्टी है चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट, मतलब बेसिकली जहाँ पर एनजीओ हो रही है ना, जहाँ आपका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल वेलफेयर करना है, चैरिटेबल पर्पस है, तो वहाँ पर कोई भी अगर इनकम जनरेशन होती है तो वो सारी एग्जम्प्ट है और अदरवाइज वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है। क्लियर। तो ये हमारी कुछ एजम्पशंस है जिसके अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, जिसमें अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो भी रही है तो भी वो आपकी एग्जम्प्ट मानी जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई भी एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के 2 ऑनर है, कोई एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के कितने हैं, 2 ऑनर अगर है, कि मान लीजिए ए और बी, ये दोनों इस प्रॉपर्टी के ऑनर है, तो उसको बोला जाता है को ऑनरशिप होना। और इस सिचुएशन में क्या होगा, किस तरह से हम
हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाएंगे तो हर एक को ओनर जो है उसके ऊपर टैक्स अलग से लगेगा, सेपरेटली टैक्स लगेगा। क्योंकि आप एक बात बताइए, जब डिडक्शन मिलेगी, बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो किसके लिए होते हैं? हाउस प्रॉपर्टी पे होते हैं या पर ओनर पे होते हैं? तो वो ओनर पे होते हैं। तो अगर 2 ओनर है तो 2 ओनर के हिसाब से उनका टैक्स लगेगा। तो हर एक को ओनर के ऊपर टैक्स जो है वो क्या लगेगा? सेपरेटली लगेगा। इनकम को टैक्स किया जाएगा उनके प्रॉपर्टी में जितना शेयर है। अगर मान लीजिए ए के पास 20% शेयर है और बी के पास 80% शेयर है, तो ऑब्वियसली बी को जो है टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा और ए को टैक्स कम पे करना पड़ेगा। और अगर शेयर डेफिनेट है तो उसके ऊपर क्या होगा? इनकम टैक्स इंडिविजुअली लगेगा। और अगर शेयर डेफिनेट नहीं है, मतलब ये नहीं पता कि ए के पास कितना शेयर है, बी के पास शेयर कितना है, तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ पर्सन हम जो है टैक्स लगाएंगे। बस इतना आपको याद रखना है कि को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब 2 ओनर होते हैं और उनके ऊपर टैक्स अगर लगाना होता है तो वो कैसे लगता है? वो सेपरेटली टैक्स लगता है, दोनों पे अलग अलग। फिर आता है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने रेंट रिसीव किया किसी भी बिल्डिंग के ऊपर, तो बिल्डिंग का रेंट और किसी अदर सर्विसेज का रेंट एक साथ अगर आपको दे दिया जाए, तब आप क्या करोगे? जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग के ऊपर आपका जो रेंट बन रहा है, आप जहां पर रह रहे हो, वो आपका रेंट बन रहा है 10,000 रुपीज पर मंथ। ओके, साथ में आपने जो है वहां पर फर्नीचर भी लिया है और उस फर्नीचर का आपका अलग से रेंट बन रहा है 5,000 रुपीज पर मंथ। तो इसका मतलब आप टोटल कितना दे रहे हो? 15,000 रुपए महीना दे रहे हो, राइट? अब उसके ऊपर अब आप किस तरह से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालोगे और उसका टैक्स निकालोगे? तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पर ट्रीटमेंट आपका लिखा है। कैसे करेंगे हम इसमें कि अगर मान लीजिए रेंट फॉर बिल्डिंग सेपरेबल, अगर आपका रेंट सेपरेट करने लायक है, इसका मतलब जैसे मैंने बोला कि बिल्डिंग का रेंट आपका 10,000 और फर्नीचर का रेंट 5,000 है, तो अगर ये इजीली आप इसको अलग कर सकते हो कि बिल्डिंग का रेंट अलग कर सकते हो, फर्नीचर का अलग, तो उस टाइप में आप क्या कर दोगे? जो बिल्डिंग वाला रेंट है उससे तो हम हाउस प्रॉपर्टी में डाल देंगे और जो बाकी का रेंट होगा उसको कहीं और उसमें टैक्सेबल करेंगे, अदर सोर्सेज में या अदर उसमें। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए रेंट अगर सेपरेबल नहीं है, अगर रेंट सेपरेबल है तो फिर ठीक है, बट अगर रेंट सेपरेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? बिजनेस इनकम या अदर सोर्स के अंदर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में हम उसको नहीं डाल सकते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद में हमारा आता है अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट क्या होता है? देखिए कई बार टेनेंट जो है वो रेंट पे नहीं करता और ऐसे ही रेंट को हम अनरियलाइज रेंट बोलते हैं। इसको हम बेसिकली क्या करते हैं? एक्चुअल रेंट से डिडक्ट किया जाता है अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो। एक्चुअल रेंट जब भी हम अभी करेंगे ना, तो उसको एक्चुअल रेंट से हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे अनरियलाइज रेंट को। लेकिन कब करेंगे? इसकी 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। कब? अगर अब टेनेंट ने रेंट पे नहीं किया ना, तो सबसे पहला तो ये है कि टेनेंट आपका जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं टेनेंट कोई फ्रॉड था, ठीक है? टेनेंट के पास वेकेटेड प्रॉपर्टी हो, मतलब खाली प्रॉपर्टी हो, ऐसा नहीं वहां पे कोई और रह रहा है फिर आपने उसको वो दे दिया, तो फिर वो आपको रेंट क्यों देगा? थर्ड, उसके अगेंस्ट ओनर ने कोई लीगल एक्शन ले लिया, जैसे एफआईआर करवा दिया उसके अगेंस्ट, कुछ लीगल एक्शन लिया होना चाहिए ओनर का। एंड फोर्थ कि टेनेंट जो है उसके पास ओनर की कोई और प्रॉपर्टी ना हो। ये 4 सिचुएशन अगर है तो फिर क्या होगा कि उसको हम एक्चुअल रेंट से डिडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसे डिडक्ट नहीं कर सकते। इसको रूल 4 की कंडीशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूल 4 की कंडीशन, ठीक है? अब ये सब करने से पहले हम आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं, बाकी का हम ये बाद में देखेंगे। यस, अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालते कैसे हैं? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालते कैसे हैं? तो देखिए मैं आपको ये समझाती हूँ इधर। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से माइनस किया जाता है म्युनिसिपल टैक्स पेड। ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है, उसमें से हम माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड, ठीक है? आप ये करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। क्या आ जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। फिर उसके अंदर से हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं डिडक्शंस। क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? डिडक्शंस। और डिडक्शंस कौन कौन सी? 24A की डिडक्शन और 24B की डिडक्शन। 24A की डिडक्शन क्या है? 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जो कि फ्लैट रहता है। और 24B की डिडक्शन क्या है? आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। जब हम ये कर देते हैं तो इसके बाद हमारे पास जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या निकल कर आता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये हमारा है हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने का तरीका। क्या है? सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालना है ये अभी मैं स्टार बना रही हूँ क्योंकि अभी हमें सीखना है। उसके अंदर से म्युनिसिपल टैक्स पेड। म्युनिसिपल टैक्स पेड का मतलब क्या होता है? जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो टैक्स लगाती है वो हमें पे करना पड़ता है और ये बेसिकली आपको दिया होगा। अगर आपको ये ना दिया हो तो उस सिचुएशन में, अगर ये आपको ना दिया है, मतलब डायरेक्ट आपको नहीं दिया और आपको परसेंटेज में दिया है, तो ये हमेशा कैलकुलेट किया जाता है म्युनिसिपल वैल्यू का। क्या कैलकुलेट किया जाता है? ये म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। तो हमारा निकल कर आता है नेट एनुअल वैल्यू। और नेट एनुअल वैल्यू में से फिर हम क्या करते हैं? डिडक्शन देते हैं 24A और 24B की। 24A की डिडक्शन सिंपल है, जिसके अंदर 30% लगता है एनुअल वैल्यू का। एनुअल वैल्यू मतलब नेट एनुअल वैल्यू की ये जो हमारी निकलती है, इसका 30% हमें डायरेक्ट लगाना पड़ता है। और 24B की डिडक्शन आती है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये भी हमारा क्या है? स्टार्ट पॉइंट है। और इससे हमारा निकल आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या निकल कर आता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? अब सीखते हैं कि ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमने ये स्टार पॉइंट जो है अब हमें वही सीखना है ना। तो देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी हायर होगी वो। फिर उसके साथ हम कंपेयर करेंगे किसको? स्टैंडर्ड रेंट को। किसको? स्टैंडर्ड रेंट को। हायर जो भी आएगा उसके साथ हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट को। और इनमें से जो भी लोअर होगा, जो भी लोअर होगा, इनमें से जो भी लोअर होगा उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्लियर? एक्सपेक्टेड वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे? इनमें से जो लोअर आया है उसको कंपेयर करेंगे किससे? एक्चुअल रेंट से। किससे? एक्चुअल रेंट से।
अब इनमें से जो भी क्या होगा, हायर, क्या होगा, हायर, जो भी इनमें से लोअर, इनमें से जो भी हायर होगा, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, जो आएगा दैट विल बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट विल बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लियर, इजी है। दोबारा देखिए, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू मतलब बेसिकली क्या होता है कि उस घर की वैल्यू जो है वो म्युनिसिपल के कमेटी के अकॉर्डिंग क्या है, म्युनिसिपल कमेटी ने उस घर की वैल्यू क्या लगा रखी है। और फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब क्या है, ऐसे ही सिमिलर घर जो आपके लोकल लोकेलिटी में है उनकी क्या वैल्यू है। हम देखते हैं ना, मतलब मेरा ये घर कितने का बिकेगा, तो हम ये देखते हैं, अच्छा ये देखते हैं कि आसपास के घर कितने के बिक रहे हैं, तो आपकी उस एरिया में उसकी क्या वैल्यू है, वो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी ग्रेटर आएगा, हायर आएगा, फिर उसको कंपैरिजन किया जाता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, बेसिकली ये रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा, रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा एक लिमिट सेट की जाती है कि इससे ज्यादा रेंट आप चार्ज नहीं कर सकते हो, इससे ज्यादा आप रेंट चार्ज नहीं कर सकते। और ये कौन लिमिट लगाता है, रेंट कंट्रोल एक्ट। तो आप ये देखोगे कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो भी हायर आएगा उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, तो इनमें से जो भी लोअर होगा, इनमें से जो भी लोअर होगा उसको बोला जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसको क्या बोला जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। और फिर हम एक्चुअल जो रेंट हमारा जो पे कर रहे हैं तो वो उससे कंपेयर करेंगे, इनमें से जो भी हायर होगा वो हमारा क्या निकल के रहेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या निकल के रहेगा, हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है, अगर एक्चुअल रेंट के टाइम पे कोई वैकेंसी आ जाती है, वैकेंसी का मतलब क्या है कि मान लीजिए 12 महीने आपका एक साल होता है, उस 12 महीने में से आपका जो घर है वो सिर्फ 10 महीने ही किराए पर चढ़ा, 10 मंथ्स ही किराए पर चढ़ा, तो उस सिचुएशन में आपको जो है क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपकी वैकेंसी कितने मंथ की थी। और अगर आपका एक्चुअल रेंट जो है वो आपका कम है, मैं यहाँ लिख रही हूँ एक्चुअल रेंट अगर आपका कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, एक्सपेक्टेड वैल्यू से, अगर एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो जो एक्चुअल रेंट है उसको ही डायरेक्ट हम जीएवी बोल देंगे, उसको ही डायरेक्ट हम क्या बोल देंगे, जीएवी बोल देंगे। क्लियर, अब इसको और आगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। हमने देखा कि हमारी हाउस प्रॉपर्टी 3 तरह का होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, इनमें से जो भी हायर होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, एसओपी में भी, एलओपी में भी और डीएलओपी भी। एलओपी लेंट आउट प्रॉपर्टी, डीएलओपी डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। इनमें से जो भी हायर होगा फिर उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, फिर इनमें से जो भी लोअर होगा, इनमें से जो भी लोअर होगा उसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, और फिर आपका क्या आ जाएगा, उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, इनमें से जो भी हायर हो जाएगा वो आपका आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या आ जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर उसमें से हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पे, तो हमारा आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू। फिर उसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 की, तो इसके अंदर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी और इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाता है, और उससे निकल कर आता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर 2 हाउस प्रॉपर्टी तक है, तो हमने पहले ही बोला कि वहां पर क्या होती है, वैल्यू नील होती है, तो आपका म्युनिसिपल वैल्यू भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं, सब ब्लैंक है, सब ब्लैंक। बस यहाँ पर कौन सी आइटम लिखी जाती है, इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सी लिखी जाती है, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि बाकी सारी तो आपकी जीए भी नील आएगी, बाकी सब आइटम नील आएगी, क्योंकि कुछ भी टैक्सेबल है ही नहीं, तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा बस, जो कि टैक्सेबल होगा, और ये आपका माइनस होगा। तो इसीलिए आपकी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वो आपकी नेगेटिव भी आ सकती है और आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है, ठीक है, उसका रेंट। फिर आता है लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट में देखेंगे तो आपका म्युनिसिपल वैल्यू भी आपकी सारी की सारी चीजें टैक्सेबल होगी आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी में, बट डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में बस आपका क्या नहीं आएगा, एक्चुअल रेंट। क्योंकि आप एक बात बताइए ना, तो डीम टू बी लेट आउट है, आपने ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में किराए पर दी ही नहीं है, आपने ये प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं की है, लेकिन ऐसा मान लिया गया है कि आपने लेट आउट किया है, तो उसके अंदर एक्चुअल रेंट क्या है, एक्चुअल रेंट तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये जो एक्चुअल रेंट वाला कॉलम है वो यहाँ ब्लैंक होता है, बाकी सारा का सारा आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, सेम रहेगा जैसा हम दूसरों में किए हैं। क्लियर, ओके। ये देखिए आपको थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते कैसे हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए स्टेप 1 आपका क्या है, फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। स्टेप 2 क्या है, जो स्टेप 1 से आपका निकला, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, जिसको हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को हम कंपेरिजन करेंगे। अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, अगर एक्चुअल रेंट आपका ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो आपका एक्चुअल रेंट ही क्या बनेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनेगा। आपका एक्चुअल रेंट क्या बनेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और अगर एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, एक्चुअल रेंट कम है अगर एक्सपेक्टेड रेंट से, क्योंकि अनरियलाइज रेंट जो है वो क्या हो सकता है, वो एक्चुअल रेंट से कम होगा ना। अगर आपकी रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अभी हमने बात किया अनरियलाइज रेंट के लिए आपके क्या है, 4 कंडीशन होनी चाहिए। आपका टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए, आपका जो है वो टेनेंट के पास कोई अदर प्रॉपर्टी ना हो, ऑनर ने लीगल एक्शन लिया हो, तो ये 4 कंडीशन हमने देखी। अगर वो आपका पूरी होती है तो अनरियलाइज रेंट क्या किया जाता है, एक्चुअल रेंट से माइनस किया जाता है, और ऐसी सिचुएशन में एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो जाता है। तो अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हुआ है वैकेंसी की वजह से, किस वजह से, वैकेंसी की वजह से, तो जैसे मैंने पहले बोला था आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या बन जाएगा, एक्चुअल रेंट बन जाएगा। और अगर एक्चुअल रेंट कम हुआ है एक्सपेक्टेड से क्योंकि कोई अदर फैक्टर से, तो आपका जीएवी एक्सपेक्टेड ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए एक्चुअल रेंट मेरा बनता है 20,000 रुपये हर मंथ का, मतलब पर मंथ मेरा 20,000 बनता है, ठीक है। उसके हिसाब से 12 मंथ का मेरा कितना बनेगा, 2,40,000, ठीक है। बट वैकेंसी की वजह से 3 महीने ये खाली रहा, 3 महीने खाली रहने की वजह से क्या हुआ, सिर्फ 9 महीने का ही मुझे निकालना पड़ेगा, तो 9 महीने का मेरा रेंट कितना बन रहा है, 1,80,000।
1,80,000। तो अब मेरा एक्चुअल रेंट कितना बन रहा है, 1,80,000 बन रहा है, और मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है 2 लाख। सपोज करिए मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है 2 लाख। तो वैकेंसी की वजह से अगर मेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो मैं इसे ही क्या बना लूंगी, मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसे ही क्या बना दूंगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और सेकंड कंडीशन क्या आती है कि अगर ऐसा हो कि मेरा मान लीजिए एक्चुअल रेंट बन रहा है 2,40,000, ठीक है, बट अनरियलाइज्ड रेंट आ गया जिसमें रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और उसमें से माइनस करना पड़ा 60,000 रुपीज। कितना माइनस करना पड़ा, 60,000 रुपीज। तो कितना बनेगा मेरा 1,80,000, और मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना था, 2 लाख। मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 2 लाख। अब मेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, राइट, बट किस वजह से कम है, अनरियलाइज्ड रेंट की वजह से कम है, अदर फैक्टर की वजह से। तो यहां पर मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या बनेगी, 2 लाख बनेगी, ना कि 1,80,000। तो बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब ये सब होता क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया ये जो टर्म्स इसमें यूज हुई, म्युनिसिपल वैल्यू होता क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है बच्चा, कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो कि म्युनिसिपल अथॉरिटी ने डिटरमाइन की होती है म्युनिसिपल टैक्स निकालने के लिए, तो उसको हम म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं। फेयर रेंट वैल्यू क्या होती है, जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी का जो रेंट होता है सेम लोकेलिटी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा जो डिसाइड किया जाता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट जो कि एक ओनर टेनेंट से ले सकता है, उसको स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं। एक्चुअल रेंट क्या होता है, वही एक्चुअल रेंट जो आपने एक्चुअल में रेंट पे किया, लेकिन इसको कैसे निकालते हैं, जो रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। कोई रेंट आपको जो रिसीव हुआ या आपको रिसीव होने वाला है उसमें से अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट है उसको माइनस कर देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा एक्चुअल रेंट। म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है, ये वो टैक्स होते हैं जो कि म्युनिसिपलिटी रिकवर करती है, लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत, मतलब म्युनिसिपलिटी, लोकल अथॉरिटी या ग्राम पंचायत अगर कोई भी टैक्स रिकवर करती है किसी भी लैंड से, प्रॉपर्टी से, तो उसको म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं। इसको हम बेसिकली हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स के नाम से भी जानते हैं, और ये हमेशा पेमेंट बेसिस पे ही अलाउड होता है। पेमेंट बेसिस का मतलब क्या है, अगर पे कर दिया तो ही ये अलाउड होगा, अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो इसको अलाउड नहीं किया जाएगा। और सेकंड थिंग, अगर ओनर पे करता है ना म्युनिसिपल टैक्स, ओनर पे करता है तो ही अलाउड है, अगर ओनर पे करेगा तो ही अलाउड है। अगर टेनेंट पे करेगा ना टैक्स तो ये अलाउड नहीं होगा, इसको फिर डिडक्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ ओनर पे करेगा तो ही अलाउड होगा। तो यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिकली कि अगर ओनर पे करेगा तो ही ये अलाउड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यस, और एक और चीज, अगर म्युनिसिपल टैक्स की कैलकुलेशन निकालनी है और अगर आपको ये दिया गया है किसके ऊपर, परसेंटेज बेसिस पे, तो उस टाइम पर क्या होगा, उसको म्युनिसिपल वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, ना कि एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू या ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे। किस पे म्युनिसिपल टैक्स किस पे निकाले जाते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू पे। क्लियर। अब इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पढ़नी है वो क्या है, हमारे ये जो डायग्राम में हमें देखने को मिला, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या पढ़ना है अब हमें, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा डिडक्शन रहेगा। तो चलिए इसको कवर करते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन को करने के लिए सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपका दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका दो तरीके से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या है आपका, सबसे पहले लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी पे, और सेकंड होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे। तो देखिए क्या होता है, अगर हम लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं तो ये फुल्ली अलाउड होता है, फुल्ली अलाउड होता है किसके लिए, डिडक्शन के लिए। इसको मतलब जितना भी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा वो पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली है क्या, आप अपना घर बना रहे हो, ठीक है, अब हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए आपको लोन तो लेना पड़ सकता है ना, तो अब लोन लेना पड़ेगा तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो वही आपका क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेट आउट किया या डीम टू बी लेट आउट है तो उसके ऊपर अगर आपका लोन का कोई अमाउंट बन रहा है, कोई इंटरेस्ट बन रहा है, तो वो आपका पूरा का पूरा डिडक्शन के लिए अलाउड होता है। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या होता है, आपका जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड होता है वो 2 लाख या 30,000 होता है, या तो 2 लाख अलाउड होगा या 30,000। अब 2 लाख अलाउड होने के लिए 3 कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख की मिल सकती है, और अगर नहीं होती तो फिर कितने का, 30,000 का आपका डिडक्शन मिलेगा। तो अब ये 3 क्या है आपके पास कंडीशन, पहली तो है लोन जो है वो आपका या तो 1 अप्रैल 1999 को लिया हो या उसके बाद लिया हो, कि आपने जो लोन लिया है वो अगर 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद लिया है तो आपको ये डिडक्शन मिल सकती है। सेकंड, आपका लोन लेने का पर्पस क्या होना चाहिए, सिर्फ कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन। कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन मतलब या तो आपको घर खुद से बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, उसलिए आपने लोन लिया, या फिर आपने वो घर खरीदना है, एक्वायर करना है, इसलिए आपने लोन लिया। मैंने यहाँ पर रिपेयर और मेंटेनेंस वर्ड यूज नहीं किया है, तो इसके लिए आप लोन लेते हो तो यहाँ कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सिर्फ कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए अगर आपने लोन लिया है तो आपको डिडक्शन मिलेगी। लास्ट कंडीशन क्या है, कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच लोन इज टेकन। कि जिस साल आपने लोन लिया उस साल के प्रीवियस ईयर के एंड से लेकर आपकी कंस्ट्रक्शन 5 साल में पूरी हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसको जरा हम यहाँ समझेंगे कि मान लीजिए आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 2019, कब लिया, 1 अप्रैल 2019। तो देखो सबसे पहली कंडीशन थी कि क्या आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद लोन लिया है, तो यस, क्योंकि आपने लोन लिया है 1 जुलाई 2019 को, आपने लोन लिया 1 जुलाई 2019 को, और आपका ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2019, ठीक है। पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड कंडीशन के लिए हमने क्या बोला था कि क्या होना चाहिए आपका,
कि सेकंड कंडीशन की अगर हमने बात किया तो उसके अंदर पर्पस क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन होना चाहिए। तो ठीक है, मैंने लोन कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए लिया है। और थर्ड क्या है, 5 साल तक पूरा होना चाहिए। इसका मतलब आपने लोन लिया 1 जुलाई 2019 को, आपका ये साल खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2020। नो मैटर आपने लोन कब लिया है, हमने डेट या मंथ नहीं देखना, हमें ईयर्स देखने हैं, हमें साल की बात करनी है कि मैंने लोन 1 जुलाई 2019 को लिया है, लेकिन मेरा ये ईयर खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2019 को। तो इस दिन से लेकर 5 साल तक आपका ये घर पूरा हो जाना चाहिए। इसका मतलब 2021, 22, 23, 24 और 25, 31 मार्च 2025 में मेरा ये घर क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, कि विद इन 5 ईयर मेरा घर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तभी मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, समझ में आया आपको ये पॉइंट। तो ये 3 कंडीशन अगर पूरी हो जाएगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2 लाख का एग्जम्पशन मिल जाएगा हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट ऑन लोन पे। अदरवाइज आपको 30,000 का मिलेगा। और ये कब मिलेगा, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तब की हम बात कर रहे हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में कुछ चेंजेस आ गए। कि ओल्ड रिजिम की तो हमने बात कर ली कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो ओल्ड रिजिम में तो ये बोला कि आपको डिडक्शन मिल जाएगी 2 लाख या 30,000 की, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। लेकिन न्यू रिजिम ने बोला कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। क्या, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब जो ये डिडक्शन मिल रहा था ना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का 2 लाख और 30,000 का, वो भी किस पे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे, ये डिडक्शन यहाँ पर न्यू रिजिम ने मना कर दिया कि ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। और ये बात आपको याद रखनी है। न्यू रिजिम मतलब असेसमेंट ईयर 26-27 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपकी न्यू रिजिम है कि यहाँ पर आपको ऐसी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर। तो इसके अंदर फॉर्मेट क्या रहेगा, इसका फॉर्मेट वही सेम रहेगा, बस आपको कुछ चेंजेस करने हैं। कि ओल्ड रिजिम के अंदर क्या था आपका फॉर्मेट, लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड का, कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती है, उसके अंदर टैक्स पेड होता है, फिर नेट एनुअल वैल्यू निकल जाती है, फिर आपको डिडक्शन देना है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का। ओल्ड में भी यही है, न्यू में भी यही है, कोई चेंजेस नहीं है अभी तक। लेकिन चेंज कहाँ है, जब 24B की डिडक्शन की बात आई। तो 24B की डिडक्शन में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में देखिए, यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख और 30,000 दे रखी है, लेकिन यहाँ क्या है, नॉन डिडक्शन अलाउड। तो यहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट। अभी हम इसको एक एग्जांपल से करेंगे तो आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पर पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। अब इसके बाद में आपको जो समझना है ये कि इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। कि सबसे पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा डिडक्शन के लिए अगर सिर्फ और सिर्फ आपने किस लिए लिया है, हाउस प्रॉपर्टी के पर्पस के लिए। इसका मतलब कि सिर्फ अगर आपने कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लिया है तभी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि लोन आपका बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, फ्रेंड्स, फैमिली एक्सेट्रा किसी से भी आप ले सकते हो। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस पे इंटरेस्ट अलाउड होता है। इसका मतलब कि इंटरेस्ट चाहे आपने पे किया या अभी आउटस्टैंडिंग है, नो मैटर, ये फिर भी आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। क्लियर। देन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट पे करना है 31 मार्च 2020 को, बट मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए क्या है, मैंने उस टाइम पे इंटरेस्ट पे नहीं किया और मैंने पे किया 2021 में। तो अब इसके ऊपर क्या हुआ, इंटरेस्ट तो और बढ़ गया ना आपका। 2020 में मैंने नहीं किया, 2021 में अगर कर रही हूँ, 1 साल बाद कर रही हूँ, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो वो आपका, उसके ऊपर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो लग रहा है उसकी। कोई फ्रेश लोन अगर आप ले रहे हो पहले लोन को पे करने के लिए, या फिर जो पहले वाला लोन आपने लिया है हाउस प्रॉपर्टी के लिए और फिर आप दोबारा से फ्रेश लोन ले रहे हो, तो उसको डिडक्शन आपको मिल जाएगी। देन आता है इंटरेस्ट पे अगर आपने किया है इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो वो डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं होगा। ठीक है, वो डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं होगा। उसके बाद आता है प्री कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखिए 2 तरह के पीरियड होते हैं और ये देखने को मिलता है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं ना, तो ये 2 पीरियड का आपका हो सकता है। एक आपका प्री कंस्ट्रक्शन, कि अभी तक घर बना नहीं है, एंड दूसरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन। पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो अभी जो हमने बात किया वो सब। प्री कंस्ट्रक्शन मतलब अभी मेरा घर बना नहीं है बट मुझे लोन लेना है, क्योंकि घर बनाने से पहले भी तो लोन चाहिए होता है ना। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपका घर बना नहीं और आपको लोन लेना है, तो उस टाइम पे उस ड्यूरेशन का जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा, मान लीजिए मेरा घर अभी बना नहीं, ठीक है, और ये 2 3 4 5, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2019 की, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, ठीक है, और सो ऑन। मैंने लोन लिया यहाँ पर 2019 में इधर, मान लीजिए मैंने लोन लिया है 1 अक्टूबर 2019 को। मैंने लोन कब लिया, 1 अक्टूबर 2019 को। अब मेरा घर जिस दिन मैंने लोन लिया उस दिन से 5 सालों के बीच अंदर अंदर मेरा घर कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स मेरा घर कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है, 2024 में। तो अब इन्होंने क्या बोला कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जिस दिन आपने लोन लिया
उसका वो साल कंप्लीट होने के बाद मतलब 31 मार्च 2020 से लेकर आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट आपका बनेगा इस इन पूरे के पूरे साल में, उस इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिलेगी आफ्टर कंस्ट्रक्शन, जब आपका घर बन जाएगा उसके बाद के 5 सालों तक इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 5 साल तक इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको क्या मिलेगी, उसकी डिडक्शन मिलेगी। सपोज करो कि मेरा जो इंटरेस्ट बन रहा है, एक सेकंड रुकिए, कि मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, पहले जब मैंने लोन लिया जिस दिन और कंप्लीट होने के बीच मेरा लोन का अमाउंट बन रहा है 2,60,000। कितना बन रहा है? 2,60,000। अब ये इसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मुझे कैसे मिलेगा? इसको 5 से मैं डिवाइड करके जितना भी मेरा बनेगा 52,000, तो 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर मुझे हर साल 52,000 का डिडक्शन मिलता रहेगा। कितना? 52,000 का डिडक्शन मुझे हर साल मिलता रहेगा। तो ये होता है आपका प्री कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट कर लिया। अभी इसका न्यूमेरिकल पार्ट हमें करना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में भी कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ एक और टॉपिक मुझे आपको बताना है, एक उसको बोलते हैं सबटेनेंसी। सबटेनेंसी का मतलब क्या हुआ कि सबटेनेंसी कि मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपना घर मिस्टर बी को क्या कर दिया? लेट आउट कर दिया। किसने क्या कर दिया? लेट आउट कर दिया। और मिस्टर बी क्या कर रहा है? मिस्टर ए को रेंट पे कर रहा है। क्लियर? अब मिस्टर बी के लिए वो घर बहुत बड़ा था, उसने क्या सोचा, मैं एक कमरा जो है आगे किराए पर दे देता हूँ, और मिस्टर बी ने मिस्टर सी को क्या कर दिया? वो घर आगे लेट आउट कर दिया, मतलब वो कमरा किराए पर दे दिया। अब मिस्टर सी क्या करेगा? मिस्टर बी को रेंट देगा ना, ऑब्वियसली। लेकिन ये जो मिस्टर सी मिस्टर बी को रेंट देगा और जो इसको इनकम जनरेट होगी वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम कहलाएगी और उसी हेड में टैक्सेबल होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑनर है वो कौन है? मिस्टर ए। तो जो बी मिस्टर ए को रेंट दे रहा है वही आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कहलाई जाएगी। ये वाली इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी की है। लेकिन अगर मिस्टर सी मिस्टर बी को कोई रेंट दे रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम कहलाएगी। क्लियर? और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सबटेनेंसी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अभी हम करेंगे क्वेश्चन डिस्कस, ताकि आपको सारा का सारा टॉपिक समझ में आ जाए।